गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में तुम लोगों ने इंडक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग में दो मेथड थे। एक था मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कांटेक्ट और दूसरा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम देख रहे थे कि बिना ऑब्जेक्ट को टच कराए हुए, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई चार्ज बॉडी है, तो बिना उसको टच कराए हुए हम दूसरे बॉडी को क्या कर रहे थे, उसको भी चार्ज हम कर दे रहे थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, उसको तुम करोगे, उसको करोगे बहुत ही आसान है। लैंग्वेज के फॉर्म में तुम्हें लिख देना है, और सीबीएसई वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो उनको लिखना पड़ेगा पेपर में, और ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखो, मैंने एक चीज और डिस्कस किया था कि जो पेपर, बिट्स ऑफ पेपर जो है ना, वो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, तो वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? तो हम लोगों ने चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन वाला जो मेथड है ना, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा इसी को देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट उस पर लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और ये क्या है, बिट्स ऑफ पेपर है। ठीक है, ये क्या है, बिट्स ऑफ पेपर है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो फिनोमेना है वो होता क्या है, ये हम देखेंगे। तो हम इसको ना जूम कर देते हैं, तो जूम कर देते हैं, देखो बिट्स ऑफ पेपर इतना बड़ा हो गया, और ये हमारा साइड हो गया किसका, ग्लास रॉड का हो गया। ठीक है, ये क्या है, साइड हो गया हमारा ग्लास रॉड का, ये साइड हो गया। ठीक? अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इसकी वजह से ये जो बिट्स ऑफ पेपर है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है। तो इसकी वजह से ये जो ग्लास रॉड है वो कैसा चार्ज होता था, पॉजिटिवली चार्ज रॉड था। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें भी क्या होगा, इंडक्शन का जो फिनोमेना है वो होगा, चार्ज जो है वो क्या होगा, इंड्यूस होगा। और इंड्यूस अगर होता है तो यहाँ पे प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इधर की तरफ चले आएंगे। ठीक है, और अगर हम पूरा अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो इधर की तरफ होगा, और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, इधर की तरफ होगा। तो हम इसको दिखाने के लिए हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, और इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। समझे? ये ऐसा हो गया। अब देखो ये जो है ना बहुत ही हल्का है। ठीक, ये क्या है, बहुत ही हल्का है, मतलब बहुत ही हल्का है, इसका मास जो है ना वो बहुत ही कम है। अब देखो, इसके पहले हम और भी समझाए थे तुमको कि जो फोर्स है ना दो चार्ज के बीच में, वो क्या होगा, वो उसके बीच का जो डिस्टेंस कितना है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। याद करो मैंने बताया था जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा किस पे, तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। समझे? जब रबिंग वाला जो है ना, रब कर रहे थे दो मेटेरियल, तो क्यों कोई बॉडी चार्ज हो जा रहा था, तो उस वक्त मैंने समझाया था। समझे? अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे उतने हमारे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो भी सेंटर होगा वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, एक अंदाजा के हिसाब से। समझे? तो अब देखो ये जो चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है, इसके और इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। समझे? और इसके और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। समझे? इसके और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और इसके और इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। अब देखो कि डिस्टेंस, देखो चार्ज क्या है, ये जितना पॉजिटिव चार्ज है उसी सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज है, और सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। समझे? हम एक चीज ध्यान देना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितना जिस मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज है उसी मैग्नीट्यूड का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा और इसके और इसके बीच में फोर्स लगेगा, अगर सेम डिस्टेंस पे रहता, समझे, सेम डिस्टेंस पे रहता, तो फोर्स का जो मतलब जो है वो क्या होगा, एक में अट्रैक्टिव लगता और एक में क्या होता, रिपल्सिव लगता। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता,
वो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे ना मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। तो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा किसके अपेक्षा, तो रिपल्सिव फोर्स के अपेक्षा, रिपल्सिव फोर्स के अपेक्षा ज्यादा होगा। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जैसे मान लो कि कोई किसी को खींच रहा है और कोई किसी को धकेल रहा है, लेकिन खींच रहा है ज्यादा दम लगा के, तो वो क्या होगा, खींचा हुआ चलाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाता है। समझ में, ये क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाता है। अब देखो यही सब चीज को ना एनालाइज करके ना, जो साइंटिस्ट हमारे थे कूलम, ठीक है, वो इसको लॉ के रूप में फॉर्मुलेट कर दिए। ठीक है, और भी एक्सपेरिमेंट भी किए थे, ऐसा नहीं है कि बस ये सब देख के और कर दिए, एक्सपेरिमेंट भी किए थे किया था उन्होंने, समझे। तो ये चीज हमें समझ में आ गया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, वो जो लाइट ऑब्जेक्ट है क्यों अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, कोई भी चार्ज बॉडी के तरफ, समझे। सेम उसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहता तो इधर पॉजिटिव का शिफ्ट होता, उधर नेगेटिव का शिफ्ट होता, तो भी क्या होता, इधर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव रहता, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाता है, डोमिनेट कर जाता, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स के ऊपर। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि पॉइंट चार्ज होता क्या है। ठीक, पॉइंट चार्ज क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज। देखो यहाँ पे जब भी तुम कोई पिट बॉल ले रहे थे या फिर ग्लास रॉड ले रहे थे, तो उस वक्त उसके ऊपर चार्ज रह रहा था, समझे, उस वक्त उसके ऊपर चार्ज रह रहा था। ठीक, हम अगर कहेंगे तो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था, चार्ज उसके सरफेस के ऊपर क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन थोड़ा सा हमको जो भी हमारा जो एनालिसिस है उसको आसान बनाने के लिए, स्टडी के पर्पज से हम क्या करते हैं ना, इसको पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। पॉइंट चार्ज मानने का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी का जो चार्ज है ना, देखो बॉडी एक्चुअल में क्या है, इतना बड़ा है, लेकिन हम उसका जो चार्ज है ना एकदम पॉइंट साइज का मान लेते हैं कि एकदम पॉइंट टू क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। हम पॉइंट साइज का एक कोई स्पेस मान लेते हैं, हम कह देते हैं कि चार्ज जो भी है वहां पे ही क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हम मान लेते हैं स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, और जो कूलम्स लॉ जो दिया गया है ना, वो इसी आधार पे दिया गया है। कूलम्स लॉ 1-2 क्लास में कूलम्स लॉ भी तुम्हारा शुरू हो जाएगा, समझे। अभी जो भी है बेसिक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझोगे तो इंटरेस्ट बिल्कुल भी क्लास में नहीं आएगा। लेकिन हमेशा हम तो मान नहीं सकते हैं, तो हमको किस कंडीशन में मानना होगा पॉइंट चार्ज, ये हमें देखना है। तो अगर हम दो चार्ज के बीच की अगर बात करते हैं, जैसे मान लो कि एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, चार्ज होने का मतलब हम कह रहे हैं कि इसके एक ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज है। वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम देखेंगे कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है, समझे, तो इसके रेडियस से अगर हम कंपेयर करेंगे ना, इसके रेडियस से, इस गेंद के जो रेडियस से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है, कंपेरेबल है, समझे। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा r है, ये तुम्हारा रेडियस r है, तो ये क्या होगा, 6r होगा, तो क्या है, ये कंपेरेबल है। तो यहाँ पे इस समय ना हम इस बॉडी को पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते हैं। लेकिन अगर वही जो है, अगर एक जो बॉडी है यहाँ पे है और इसका रेडियस कुछ है, और एक बॉडी यहाँ पे है, इसका रेडियस कुछ है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, तो इसका जो रेडियस है r और इसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि बीच का डिस्टेंस जो है अगर d अगर हम मान लेते हैं, d मान लेते हैं, तो हम इसको यहाँ पे हम कहेंगे कंडीशन क्या है कि if d is very very greater than r, then we can consider this as a point charge,
ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर लेंगे इजीली। समझ में आया? तो इस केस में ही हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, समझे? यानी कि जो भी है हम चार्ज को क्या मानेंगे, पॉइंट चार्ज मानेंगे, यानी कि दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा रहेगा। और कब रहेगा, जब ये हमारा कोई एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है तो, या फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ठीक, फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम कह रहे हैं हमको ऐसा कंडीशन लगाना पड़ेगा। अगर नहीं रहेगा, ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो हम कूलम्ब्स लॉ या फिर ये सब कंडीशन हम नहीं लगा सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ोगे ना पूरा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये कहाँ पे वैलिड करता है। तो ये हमारा पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट, समझे? पॉइंट चार्ज का ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें हम बेसिकली ये होता है ना कि जो चार्ज है ना, हम सिर्फ ये कहते हैं ना कि चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ हम इतना ही कहते हैं, समझे कि नहीं? अब हम आगे हम देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, देखो कैटेगराइजेशन बहुत सा है, एनसीईआरटी में 3 दे रखा है। तो कैटेगराइजेशन बहुत सारा है, जैसे मान लो क्या है, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। समझ में आया? समझे? यानी कि अगर पॉजिटिव जो होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, निगेटिव भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। समझ आया? तो ये हमारा प्रॉपर्टी। दूसरा क्या हुआ, हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक, इसको लिख लेना ये सब चीज। दूसरा प्रॉपर्टी है क्या हमारा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है, तो ये कहता है ना कि हम चार्जेस को चार्जेस को हम इंटीजर की तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर की तरह ऐड कर सकते हैं। It can be added algebraically। It can be added algebraically। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, समझे, एक बॉडी है, या फिर हम पॉइंट को ही हम लेके चलते हैं, एक पॉइंट है, समझे, इस पे चार्ज हम डालते हैं, Q1 डालते हैं चार्ज और Q2 डालते हैं चार्ज। तो इस पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q1 डाले और फिर क्या हुआ, Q2 डाले, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। उसी तरीके से अगर ढेर सारा चार्ज डालते जाओगे, Q3 डालोगे, ठीक है, Q4 डालोगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस Q3 प्लस Q4। समझे, इस तरीके से होगा। हम एक एग्जांपल के तौर पे हम अगर दिखाएंगे, तो मान लो कि Q1 जो हमारा चार्ज है वो प्लस चार्ज है, मान लो +3 मान लेते हैं। देखो अभी हम यूनिट के बारे में अभी नहीं देखेंगे, ठीक है, हम जस्ट थोड़े देर बाद हम यूनिट भी बताएंगे।
तो जैसे मान लो Q1 हमारा क्या है +3 है, समझे, Q2 हमारा क्या है -5 है, Q3 हमारा 0 0 नहीं +1 मान लो, Q4 हमारा क्या है +3 मान लो, समझे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम एकदम अलजेब्रा में जैसे ऐड करते हैं ना, तो उसी तरीके से ऐड करेंगे। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा हमारा +3 -5 +1 +3, ठीक है। 3 3 क्या हो जाएगा 6 और 7, ठीक है। यानी कि जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा +2 होगा। अब चार्ज का जो यूनिट होता है ना एसआई यूनिट में वो कूलम होता है, तो ये सारा मेरा कूलम में दिया रहेगा, समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्टीमेटली कूलम हो जाएगा। इसके बारे में हम जस्ट आगे पढ़ेंगे अभी, क्लियर। तो चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, समझ में आया। अब देखो जो चार्ज है ना वो क्या है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो वो कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, जस्ट लाइक मास, समझे। मास की तरह ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि मास को हमें ऐड करना हो तो सिंपल इसका जितना मास है और इसका जितना मास है हम सिंपल ऐड कर देते हैं ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या है ये अलजेब्रिकली हम ऐड कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से चार्ज को भी हम ऐड करेंगे। लेकिन मास और चार्ज दोनों क्या है स्केलर क्वांटिटी है, और इस दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि मास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, समझे। जो चार्ज जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, समझ में। अब देखो यहाँ पे इंटीजर का हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है, वो आगे जाके हम अभी दिखाएंगे कि हम इंटीजर की तरफ बोलेंगे कि हम इंटीजर की तरह ऐड कर सकते हैं या फिर रियल नंबर की तरह, तो वो उतना ध्यान नहीं देना, बस इसको क्या है अलजेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर वाला अभी कॉन्सेप्ट दिमाग में मत लाना, समझे। तो यहाँ पे क्या है हम इसको दिखा दिए कि हम किस तरीके से, और आगे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, उसमें जो है तुम ये सारा चीज करोगे। इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी है थर्ड जो प्रॉपर्टी है हम लिखेंगे, ठीक है। ये थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। थर्ड क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्जेस कैन नॉट be created and cannot be destroyed, इसको लिख लेना, ठीक है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना हम कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कभी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, समझे। लेकिन हाँ जो चार्ज पार्टिकल जो है ना, यानी चार्ज पार्टिकल, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल चार्ज को कैरी करता है उसको हम चार्ज पार्टिकल कहते हैं, समझे। जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक, जैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये क्रिएट हो सकता है, ये तुम्हारा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि जो चार्ज को कैरी करते हैं वो पार्टिकल क्रिएट किए जा सकते हैं और वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, समझ में आया। लेकिन हम चार्ज को कभी ना क्रिएट कर सकते और ना ही कभी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम एक और तरीके से हम देखेंगे कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserved। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि हम एग्जांपल लिए थे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का, समझे। और हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम मतलब पूरे दुनिया से हम आइसोलेट कर दिए,
तो जो पूरे दुनिया से हम क्या किए, आइसोलेट किए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम रब करते हैं तो इस पे क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है सिल्क क्लॉथ पे, समझे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहाँ पे, सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर होगा, समझे। देखो इस प्रोसेस में इसमें क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, समझे। तो यहाँ पे देखो चार्ज को क्या हुआ, क्रिएट नहीं किया गया और ना ही डिस्ट्रॉय किया गया, ये क्या था, ऑलरेडी इस पे से इलेक्ट्रॉन जो है इस पे ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इस पे था तो ये क्या था, न्यूट्रल था। यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। अगर हम ओवरऑल कहेंगे कि ये हमारा क्या है, हम आइसोलेटेड सिस्टम मान लेंगे, यानी कि इसको बाहर से कोई मतलब नहीं है और हम क्या है, हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो पहले चार्ज होने के पहले और चार्ज होने के बाद, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हुआ, चार्ज होने के पहले और चार्ज होने के बाद अगर हम देखेंगे तो इस पे जो चार्ज था, ठीक है, वो क्या है, वो एग्जैक्टली उतना ही का उतना ही रह गया। जैसे मान लो कि पहले बिफोर चार्जिंग, बिफोर रबिंग, ठीक है, टोटल चार्ज यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना था, तो टोटल चार्ज जो है वो कितना था, 0 था। और आफ्टर रबिंग कितना हो गया, आफ्टर रबिंग कितना हो गया, तो इसको और इसको हम सम कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, समझे। यानी कि जितना पहले था उतना बाद में भी है, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो। यानी कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि ये उतना ही का उतना रहता है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। यानी कि चार्जेस जो जो पार्टिकल जो चार्ज को कैरी करते हैं वो क्या होते हैं, वहीं सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। क्लियर हुआ। अब देखो कभी कभी ये जो नेचर है ना, नेचर में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, नेचुरल फेनोमेना है। ये आगे चल के चैप्टर नंबर 13 में तुम पढ़ोगे ये सारा चीज, ठीक है। नेचर में क्या होता है ना, नेचर में जो होता है ना, न्यूट्रॉन चेंज होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में चेंज होता है, समझे। जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चेंज होता है। ये तुमको आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आगे चैप्टर नंबर 13 में ये सारा चीज पढ़ोगे, समझे। तो उस समय देखो क्या होता है, ये भी क्या है, हम अगर इसको आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम इसको उसकी तरह ट्रीट करें तो न्यूट्रॉन क्या है, इसका चार्ज क्या है, इस पे चार्ज जो है अभी 0 है। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो हम चार्ज लेके चलते हैं जो, तो वो क्या होता है, प्लस ई होता है, सॉरी माइनस ई होता है इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस ई होता है, समझे। तो हम इसको अगर हम देखेंगे तो टोटल चार्ज अगर हम देखेंगे इसका अगर कैलकुलेट करेंगे, जस्ट इसके पहले वाला कि चार्जेस कैन बी एडेड लाइक मतलब अलजेब्रिकली हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ई माइनस ई प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये क्या है, बनने के पहले और बनने के बाद दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में जो चार्ज है वो कितना है, 0 है, समझे। दोनों में क्या है, चार्ज जो है वो 0 है। अब देखो बाद में डिस्कवरी हुआ, और बाद में डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, प्रोटॉन का खोज हुआ। तो जो पहले से कन्वेंशन हमारा चला आ रहा था, तो उस आधार पे हम जो है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो हम निगेटिव माने, और जो प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको हम क्या माने, पॉजिटिव माने, ठीक। बाद में चार्ज कैलकुलेट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और चीज बता देते हैं, फिर क्लास को ओवर रखते हैं। बाकी का जो प्रॉपर्टी होता है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पर बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट में अगर हम देखेंगे तो एसआई यूनिट में, ठीक है, एसआई यूनिट में जो यूनिट ऑफ चार्ज होता है, यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कूलम,
ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे ये दिया गया, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से। हम इसको क्या करेंगे, डिनोट सी से हम करेंगे। तो जस्ट हम अभी पहले बताया था ना कि +3c +4c -5c, इस तरीके से हम चार्ज को लिखेंगे। यानी कि ये क्या है, 3 कूलम चार्ज है, ये क्या है 4 कूलम चार्ज है, ये क्या है -5 कूलम चार्ज है। समझे, नेचर अलग अलग हो सकता है ना, तो चार्ज को हम कूलम से डिनोट करते हैं। और भी यूनिट है, कूलम एक जो है ना बहुत बड़ा यूनिट है, आगे वाले क्लास में तुमको पता चलेगा क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या है 1 माइक्रो कूलम यानी कि 10⁻⁻6 कूलम, 1 मिली कूलम इक्वल टू 10⁻³ कूलम, ये यूनिट भी हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ाई के पर्पज में ये यूनिट भी हम यूज करेंगे। तो अभी हम यहाँ तक रहने देते हैं, और हम आगे क्लास में पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू।